नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। आप देख रहे हैं खास श्रृंखला जिसका नाम है आज़ाद भगत के साथी। इस श्रृंखला में हम वैसे क्रांतिकारियों के बारे में बता रहे हैं, वैसे क्रांतिकारियों से आपका परिचय करा रहे हैं जिनका संघर्ष, जिनका बलिदान चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह की तरह था। उन्होंने भी अपना जीवन देश के नाम कर दिया, लेकिन उन्हें वो ख्याति नहीं मिली, बल्कि वो गुमनामी में चले गए और उनका नाम नहीं लिया जाता है। आज इस श्रृंखला में चर्चा अमर शहीद मणिंद्रनाथ बनर्जी की। मणिंद्रनाथ बनर्जी रहने वाले थे बनारस के। ये लोग माने बंगाली थे, लेकिन बनारस में जब ये घटना सब कुछ हो रहा है वो आकर के बस गए थे, क्रांतिकारी दल से जुड़ गए थे। और बनारस में जो सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने काम किया, खुफिया विभाग के डीएसपी थे एक जितेंद्र बनर्जी। जितेंद्र बनर्जी की बहुत बड़ी भूमिका रही काकोरी एक्शन में क्रांतिकारियों को अधिक से अधिक सजा दिलवाने में, और खास तौर पर राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दिलाने में इस आदमी की ही प्रमुख भूमिका मानी जाती थी। जितेंद्र बनर्जी की जो खुफिया विभाग में डीएसपी था। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिलवाने के एवज में ब्रिटिश सरकार ने जे बनर्जी यानी जितेंद्र बनर्जी को राय बहादुर की उपाधि दी थी। क्रांतिकारियों को इसका बदला लेना था। मणिंद्र बनर्जी ने जितेंद्र बनर्जी को गोली मारी, गोली नहीं बल्कि गोलियां मारी, 3 गोली मारी। और वो जितेंद्र बनर्जी उसके बाद वो तो गिर गया, और मणिंद्र बनर्जी ने अपना रिवाल्वर धीरे से खिसका दिया और गायब कर दिया। वो आज तक नहीं पता चला कि आखिर उस रिवाल्वर का क्या हुआ जिससे मणिंद्र बनर्जी ने जितेंद्र बनर्जी को गोली मारी थी। मरा नहीं वो जितेंद्र बनर्जी, लेकिन 3 महीने तक कोमा में रहा हॉस्पिटल में। इधर मणिंद्रनाथ बनर्जी पकड़ लिए गए, गिरफ्तार हो गए। इन पर मुकदमा चला 307 के तहत, हत्या का प्रयास का मुकदमा चला और 10 साल सश्रम कारावास की सजा हुई। अब जो घटना का दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है मणिंद्रनाथ बनर्जी के जीवन में, वो ये है, क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार क्या करती थी कि 2-2.5-3 साल से अधिक दिनों तक एक जेल में नहीं रखती थी। कि ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग मिल करके कुछ और ये करे, अलग अलग इधर उधर करते रहती थी 2-3 साल पर, 2.5 साल पर। तो मणिंद्रनाथ बनर्जी उस समय थे फतेहगढ़ में। एक अहम तारीख मैं बीच में छोड़ गया, तो इसे याद कर लीजिए कि 13 जनवरी 1928 को मणिंद्रनाथ बनर्जी ने गोली मारी थी जितेंद्र बनर्जी को। 13 जनवरी ही इनका डेट ऑफ बर्थ भी है, मतलब अपने जन्म दिन के दिन ही इन्होंने गोली मारी थी। अब आते हैं फतेहगढ़ जेल में। फतेहगढ़ जेल में जब ये हैं, वहाँ पर एक और प्रसिद्ध क्रांतिकारी इन्हें काकोरी एक्शन में जिन्हें सजा मिली थी, मनमथनाथ गुप्त भी थे। दोनों वहाँ रहे थे, और उस समय ब्रिटिश शासन इन्हें सुविधाएं राजनीतिक कैदियों वाली देने को तैयार नहीं थी। कई बार हड़ताल मतलब भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन, वेतन बढ़ाने वाली हड़ताल नहीं, भूख हड़ताल कई बार की, और इन्हें फिर सुविधाएं मिली। बी क्लास की इन्हें सुविधाएं मिलने लगी, मनमथनाथ गुप्त और इन्हें। बाद में इसी जेल में, नैनी जेल से आ गए यशपाल, और तीनों क्रांतिकारी रहने लगे। बी ग्रेड की इन्हें सुविधाएं यहां मिल रही थी। उसी जेल में यानी फतेहगढ़ जेल में एक और क्रांतिकारी आए, रमेश चंद्र गुप्त। रमेश चंद्र गुप्त की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो किसी और वीडियो में। रमेश चंद्र गुप्त को साधारण कैदियों की तरह रखा गया, मतलब जहां पेशेवर अपराधी वगैरह होते हैं वहां रख दिया गया। इसके खिलाफ उन्होंने, मतलब रमेश चंद्र गुप्त ने अनशन शुरू किया, भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये पता चला इन लोगों को, मतलब यहाँ जो एक बैरक में रह रहे थे यशपाल, मनमथनाथ गुप्त और मणिंद्रनाथ बनर्जी, इन लोगों को पता चला कि वहां पर वो हमारा एक साथी अनशन कर रहा है सुविधाओं को लेकर के। तो उन्होंने तक संदेश इन्होंने भिजवाया कि तुम अपने अनशन को जारी रखो, और हम लोग भी तुम्हारी मांग को मजबूत करने के लिए भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं। और इन तीनों लोगों ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल आगे बढ़ता गया। ये भूख हड़ताल 18 या 19 दिन तक चली। 18वें या 19वें दिन ये संदेश लेकर के कि सरकार ने रमेश चंद्र गुप्त की बात मान ली है, रमेश चंद्र गुप्त के ही एक रिश्तेदार जेल पहुंचे। उनका नाम था बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये नाम आपको हिंदी साहित्य में मिल जाएगा, कभी और इन पर चर्चा होगी।
ये रिश्तेदार थे रमेश चंद्र गुप्त के। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन पहुंचे और उन्होंने संदेश दिया, इसके साथ ये हड़ताल खत्म कर दी गई। लेकिन इस हड़ताल में मणिंद्रनाथ बनर्जी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, चूँकि वो कई बार पहले भी भूख हड़ताल कर चुके थे और उनके हार्ट में, किडनी में और भी शरीर के कई अंगों में प्रॉब्लम होने लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन उनकी दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई, उनकी स्थिति सुधरी नहीं। और अब जब डॉक्टरों को लगा कि अब बचाया नहीं जा सकता, तो फिर संदेश भेजा गया इन लोगों के पास, मतलब और जो वहाँ पर साथी थे, मनमथनाथ गुप्त, यशपाल और रमेश चंद्र गुप्त, कि आप लोग आइए, देख लीजिए अब ये स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। ये लोग जब वहाँ पहुँचे तो यशपाल ने सिंहावलोकन में इस घटना का वर्णन किया, चूँकि वो वहाँ मौजूद थे। यशपाल ने लिखा है कि मणिंद्रनाथ बनर्जी के हाथ पैर फूल चुके थे, आँखों पर एक सफ़ेद झिल्ली सी छाई हुई थी, मतलब जो हम लोगों की आँखों में ये काला काला जो दिखाई देता है ना, उनका बिल्कुल दोनों आँखों में सिर्फ वाइट, उजला सफ़ेद ही सिर्फ नज़र आ रहा था। वो एक परत सी चढ़ी हुई थी, उजली परत, और बुरी तरह से वो कराह रहे थे, उन बहुत अधिक तड़प रहे थे। वो ठीक से न लेट पा रहे थे, न ठीक से बैठ पा रहे थे, किसी भी स्थिति में उन्हें चैन नहीं था, बहुत अधिक वो दर्द से तड़प रहे थे। यशपाल ने लिखा है कि ऐसा लग रहा था कि माने मौत बहुत ही सरल हो उस जिंदगी की तुलना में जो उनके साथ बीत रहा था। और इस स्थिति में सबको देख करके सबकी आंखें भर आई। मनमथनाथ गुप्त ने मणिंद्रनाथ बनर्जी की वो स्थिति देख करके उनका सिर अपने गोद में ले लिया और बहुत ही उस समय बहुत दुख में थे। पूरे दुख के साथ उन्होंने कहा, मैं तार्किक प्रवृत्ति के होने के कारण नास्तिक हूँ, मुझे ईश्वर के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं है, लेकिन आस्तिकों का मानना है कि अंतिम क्षण में मृत्यु के समय ईश्वर का साक्षात्कार होता है। आस्तिकों का कहना है कि ईश्वर बहुत ही दयालु है और हर तरह से शक्ति संपन्न है। अगर सचमुच इस समय कोई ईश्वर का अस्तित्व है तो वे इस समय तुम्हारा दुख दूर करें। यदि तुम्हारा दुख दूर हो गया तो मैं आस्तिक बन जाऊंगा। ये कहा मनमथनाथ गुप्त ने। उस समय हल्का हल्का होश आ रहा था, थोड़ी चेतना थी मणिंद्रनाथ बनर्जी के पास। उन्होंने गुस्से में कहा अपने साथी से, जो भी आवाज़ उनकी निकल रही थी, डैम योर गॉड एंड डैम हिज मर्सी, मतलब भाड़ में जाए भगवान और भाड़ में जाए उसकी दया। और उसके बाद उन्होंने कहा, लोग बकवास करते हैं कि मरते समय ईश्वर दिखाई देता है, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे अंतिम समय में मेरे मस्तिष्क को, मेरे विचारों को धुंधला मत करो, मुझे कायर या कातर बनाने की कोशिश मत करो। ये अंतिम शब्द थे मणिंद्रनाथ बनर्जी के। इसके बाद उन्हें जोर की हिचकी आई और उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह जेल में शहीद हो गए मणिंद्रनाथ बनर्जी। इस घटना से दो चीज़ बहुत क्लियर है। एक तो ये आप जान लीजिए कि अधिकतर क्रांति उस समय तक तर्कवादी हो चुके थे, यानी नास्तिक बन चुके थे। धर्म, ईश्वर वगैरह से इनकी आस्था खत्म हो चुकी थी। वो इस समय भी जो जेल में जितने लोग या इन नामों की चर्चा हो रही है, ये सारे ही नास्तिक हो चुके थे, चाहे वो यशपाल हों, चाहे वो मणिंद्रनाथ बनर्जी हों, चाहे फिर वो मनमथनाथ गुप्त हों। और फिर आखिरी समय में जिस तरह से मणिंद्रनाथ बनर्जी ने कहा, जो माने सोच लीजिए कि मृत्यु के तुरंत पहले उस दर्द की अवस्था में, बेहोशी की हालत है, फिर भी वो उनका दिमाग अपने सिद्धांतों के प्रति कितना अधिक अडिग था, किस तरह से अपने सिद्धांतों के प्रति उनका समर्पण था कि वो आखिरी सांस में भी उनमें ये चेतना है कि हाँ, हमारा क्या रास्ता है और हम किन रास्ते पर चल रहे हैं, हमारा सिद्धांत क्या है, हमारा जीने का तरीका क्या है। और उस समय भी अपने साथी को इस तरह से कहते हैं, भाड़ में जाए ईश्वर और भाड़ में जाए उसकी दया। मणिंद्रनाथ बनर्जी की मृत्यु जिस दिन हुई वो तारीख थी 20 जून 1934, यानी 20 जून 1934 को मणिंद्रनाथ बनर्जी शहीद हुए। मणिंद्रनाथ बनर्जी 8 भाई थे। बाकी के 7 भाई भी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे और जेल गए। फिर कभी उनके बारे में चर्चा होगी। एक और चर्चा इस कहानी में जोड़ देना जरूरी है, वो ये कि कहा जाता है कि मणिंद्रनाथ बनर्जी ने जिस जितेंद्र बनर्जी पर गोली चलाई वो उनका मामा था।
यशपाल ने भी लिखा है, बहुत जगह यही है, सब जगह यही कहा जाता है। जब इस सिलसिले में हमने बात की मणिंद्रनाथ बनर्जी के परिजनों से, मणिंद्रनाथ बनर्जी की तो शादी हुई नहीं थी, लेकिन उनके एक भाई थे मोहित बनर्जी के पोते उत्तम बनर्जी से हमने बातचीत की। उत्तम बनर्जी ने कहा कि ये पूरी तरह से झूठ है, जितेंद्र बनर्जी मामा क्या किसी भी तरह से दूर दूर तक उससे कोई रिश्ता हमारा नहीं था। ये पता नहीं कहां से बात उड़ी और इतनी अधिक बात उड़ती चली गई कि सब जगह ये कहा जाता है कि वो मामा था और उसे मणिंद्रनाथ बनर्जी ने गोली मारी अपने मामा को, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वो मामा होता तो मारते या नहीं मारते अलग मसला है, लेकिन वो कहीं से भी कोई रिश्तेदार मणिंद्रनाथ बनर्जी का नहीं था। उन्होंने ये भी तर्क पेश किया कि हम लोग मतलब मणिंद्रनाथ बनर्जी का परिवार कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं, शांडिल्य गोत्र के हैं, और फिर वो भी बनर्जी ही उसी गोत्र का था। हमारे यहाँ समान गोत्रों में शादी नहीं होती है, तो फिर वो मामा कैसे हो सकता है। ये तर्क दिया उत्तम बनर्जी ने, जो मणिंद्रनाथ बनर्जी के भाई मोहित बनर्जी के पोता हैं। अभी ये इलाहाबाद में रहते हैं, अब ये परिवार इलाहाबाद में चला गया, अब ये बनारस में ये लोग नहीं रहते हैं। इस वीडियो को खत्म होने से पहले आपके लिए एक संदेश है कि आप हमारी मदद करें, हमें आपकी मदद की जरूरत है। दो तरीके से आप हमारी मदद कर सकते हैं। एक है आर्थिक मदद, हमारे शोध को जारी रखने के लिए और अधिक इसे तेज करने के लिए आप हमें आर्थिक मदद दे सकते हैं। आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है एक बैंक डिटेल, बैंक खाते का विवरण दिया जा रहा है, उसके माध्यम से अगर आप सक्षम हैं तो हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आर्थिक रूप से हमारी मदद करने में आप सक्षम नहीं हैं तो दूसरे तरीके से आप मदद कर सकते हैं। इन वीडियो को क्रांतिकारियों पर अधिक से अधिक लोगों तक आप इन वीडियो को शेयर कीजिए। क्रांतिकारियों पर हमने सैकड़ों वीडियो बनाए हैं। हमारी कोशिश है, हमारा एक अभियान है कि क्रांतिकारियों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके लक्ष्यों के बारे में और उनके जीवन के बलिदान और संघर्ष के बारे में अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, ताकि लोग जान सकें कि इस देश की आज़ादी के लिए कितना अधिक तप संघर्ष किया गया है, कितनी अधिक कुर्बानियां दी गई हैं। तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाइए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिए। ये आप देख रहे थे खास श्रृंखला आजाद भगत के साथी। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।